नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो 50 दिन में हम किस तरह से MPPSC प्रीलिम्स 2022 को क्लियर कर सकते हैं, इस बात को आधार बनाकर आज की यह क्लास तैयार की जा रही है। लेकिन आज हम सटीक रणनीति के बारे में बात करें उससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं। बात यह है कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है। कौन सा इंसान होता है? सक्सेसफुल इंसान होता है। और कोई भी फेलियर इंसान होता है। यहां पर फेलियर का मतलब किससे है? जिंदगी में फेल होने से नहीं है। यहां पर फेलियर से मतलब है कि जो एग्जामिनेशन में फेल होता है वो व्यक्ति जो होता है। तो एक सक्सेसफुल इंसान और एक फेलियर इंसान के बारे में जो अंतर होता है, वो मुख्य अंतर क्या होता है? वो मुख्य अंतर होता है किस चीज का होता है? स्ट्रेटजी का। ठीक है, यहां पर यह बात कही जा सकती है कि जो सक्सेस होता है उसकी स्ट्रेटजी अच्छी है, इसलिए वो सफल होता है, और जो फेलियर होता है उसकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण वो फेल होता है। ठीक है, अब स्ट्रेटजी की जब बात करते हैं तो यहां पर तीन चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हैं उस पर हम बात करते हैं। पहली चीज क्या है? सिलेबस। मतलब यदि अपनी स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपने MPPSC के सिलेबस को अच्छे तरीके से समझा है, आपने यह समझा है कि किसको कैसे पढ़ना है, कौन सी यूनिट को किस तरह से कवर अप करना है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका प्लस पॉइंट होगा और आपको सक्सेस की ओर आगे ले जाएगा। और जो दूसरा महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी का पॉइंट होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है आपको सक्सेस की ओर ले जाने वाला एक रास्ता होता है। क्यों होता है? कि वही आपको बताना है कि हमें सक्सेस की ओर बढ़ते समय किस ओर मूव होना है और किस ओर मूव नहीं होना है। नंबर एक। नंबर दो, सिलेबस में आपको यह पता चल जाएगा कि हमें कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें छोड़नी है। और खासकर MPPSC जैसे एग्जामों में यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि पढ़ने से ज्यादा कितना छोड़ना है आपको। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। हालांकि ये बात मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, लेकिन आज यहां पर बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 दिन की जो रणनीति मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसके लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जो थर्ड चीज है इसमें स्ट्रेटजी में वो है टाइम मैनेजमेंट। ओके, यदि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, और टाइम मैनेजमेंट कौन से आधार पर आप टाइम मैनेजमेंट को समझ सकते हैं? तो इसके दो आधार होते हैं कि एग्जाम डेट के पहले कितने दिन आपके पास है और उन दिनों का उपयोग आप किस तरह से कर पा रहे हैं, वो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका टाइम मैनेजमेंट का होता है कि एक दिन को आप किन किन भागों पर कितने कितने घंटों में बांटकर कितने सब्जेक्टों को एक ही दिन में आप कवर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो दूसरा टाइम मैनेजमेंट क्या हो गया? दिन का टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को भी कवर अप करेंगे कि आपको इन 50 दिनों में सिलेबस कैसे कवर अप करना है, और दूसरा चीज जो हम कवर अप करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट, उसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहां पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसके बारे में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर एक अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, यहां तक की बातें आपको क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। जब आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या बनाया है कि ये जो रणनीति, सटीक रणनीति है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 भागों में कैसे डिवाइड किया है? सबसे पहले इसे समझिए। हमने क्या किया है कि 50 दिन जो आपके बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं? जो 50 दिन आपके बचे हुए हैं, उन 50 दिनों में ये 10 यूनिट आपको किस तरह से डिवाइड करना है, उसकी इंफॉर्मेशन आज हम आपको देने वाले हैं। तो नंबर 1 किसके बारे में हम आपको बताएंगे कि 10 यूनिट किस हिसाब से आपको कवर अप करना है। ठीक है, फिर दूसरी चीज हम आपको बताएंगे कि ये जो 10 यूनिट है उनको किस तरह से आप 50 दिन में बांटकर और आराम से पढ़ सकते हैं। यहां पर थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं। ये जो स्ट्रेटजी है, सटीक स्ट्रेटजी है, ये उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल नए नए हैं। ये उनके लिए है जो पहले से अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, या हो सकता है 1 या 2 यूनिट उन्होंने नहीं पढ़ा है। लेकिन ये बिल्कुल नए आदमियों के लिए स्ट्रेटजी काम करने वाली नहीं है। पूरी स्पष्टता
के साथ मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं। ये उन्हीं के लिए वर्कफुल होगी या उन्हीं के लिए उपयोगी होगी जो क्या करेंगे, जो पहले से सिलेबस को अच्छे तरीके से जिन्होंने कवर अप कर रखा है और सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, उनके लिए ये 50 दिन की रणनीति बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है। ठीक है, तो नंबर 1 हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 10 यूनिट को कैसे बांटना है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और बड़े आराम से, बड़े अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ये जो 10 यूनिट है उनको 50 दिन में कैसे बांट के पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पर डे को कैसे बांटे, मतलब जो आपका प्रतिदिन 50 दिन का होगा। अब देखिए, कुछ भी कहिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स इतना आसान आज के समय पे नहीं रह गया है। ठीक है, वो दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। आप उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लीजिए, वो टफ होता जा रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये जो पर डे है इसमें कम से कम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए जरूर देने होंगे। क्यों देने होंगे? यदि 50 दिन से ज्यादा दिन होते आपके पास, ठीक है, यदि 50 दिन से ज्यादा दिन होते आपके पास, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि आप 8 या 10 घंटे पढ़िए। मैं आपको यह कहता कि आप 6 या 7 घंटे पढ़कर भी काम चला सकते थे। लेकिन जब केवल हम बात कर रहे हैं 50 दिनों की, तो वो पूरी तरह से आपकी मेहनत मांगता है आपसे। ठीक है, एमपीपीएससी, क्योंकि आपको भी पता है इतना आसान एमपीपीएससी अब रह नहीं गया है। तो हम आपको पर डे के हिसाब से भी बताएंगे कि कितने घंटे आपको पढ़ने हैं पर डे इन 50 दिनों में। उसके बाद पर डे में ये जो 10 यूनिट है उसको कैसे बांट के पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको भी, जो जिसने सिलेबस पढ़ा है और जो एमपीपीएससी से जुड़ा हुआ है, उसको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि 50 दिन में सिलेबस तभी पूरा किया जा सकता है जब हमने एक बार उसे कर रखा है। ठीक है, तो इन 50 दिनों की सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या था टॉपिक हमारा कि 10 यूनिट को कैसे बांटें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ये जो 10 यूनिट हैं इनको कैसे बांटा जाए। तो हम जो 10 यूनिट बांटने वाले हैं, उन 10 यूनिट्स को हम 3 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। चीज समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही हैं। 3 भागों में हम इन 10 यूनिट्स को डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट्स हैं वो। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना है, मैं क्या बता रहा हूं आपको उस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले 10 यूनिट को हम कितने भागों में डिवाइड करने वाले हैं? तो 10 यूनिट को हम 3 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। हमने क्या किया है कि 10 यूनिट्स को सबसे पहले क्या डिवाइड किया है? बिग यूनिट। बिग यूनिट में हमने उस सिलेबस को या उस पार्ट को रखा है जो थोड़ा सा यूनिट बड़ी है और जिनमें टाइम लगता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस 10 यूनिट को बिग यूनिट में बांटा है। उसके बाद हमने क्या किया है, मीडियम यूनिट में बांटा है। ठीक है, जो मीडियम यूनिट में हमने कौन सी यूनिट्स रखी हैं? जो बिग यूनिट से थोड़ी सी क्या है, छोटी हैं। क्या है? छोटी हैं। बिग यूनिट से थोड़ी सी छोटी हैं, उनको हमने किस में रखा है? मीडियम यूनिट में। और जो स्मॉल यूनिट से बड़ी हैं, उनको हमने किस में रखा है? मीडियम यूनिट में। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमने 10 यूनिट को कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड किया है। किसमें किसमें? बिग यूनिट में डिवाइड किया है, मीडियम यूनिट में डिवाइड किया है, और मीडियम यूनिट के साथ ही हमने उसे स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया है। यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर होंगी कि सबसे पहले हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें 10 यूनिट को कैसे बांटना है उसके बारे में हम बताएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या था कि जो 50 दिन है उनको कैसे बांटना है, और फिर तीसरा जो हमारा पार्ट था कि पर डे को कैसे बांटना है। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं कि 10 यूनिट को कैसे बांटना है। 10 यूनिट को 3 भागों में बांटना है, बिग यूनिट, मीडियम यूनिट और स्मॉल यूनिट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं बिग यूनिट की। बिग यूनिट में कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। ठीक है, बिग यूनिट में हमने कितने यूनिट्स उठाए हैं? तो 5 यूनिट को हमने किस में डाला है? बिग यूनिट में। और जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद महसूस होगा। मैं फिर से बता दूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अपना सिलेबस एक बार कर लिया है। जो नए हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जब तक कुएं में उतरेगा नहीं आदमी, तब तक कैसे पता चलेगा कि कुएं की गहराई कितनी है। तो मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं जो कुएं में उतर चुके हैं और जिन्हें पता है कि इस कुएं की गहराई कितनी है। ठीक है ना, ऊपर से देखने पर तो कुआं हमेशा
कम गहराई दिखाई देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जिन्होंने गहराई नापी है एमपीपीएससी की, जिन्होंने लंबे समय से एमपीपीएससी की तैयारी करी है, अब जैसे पटवारी के एग्जाम हो गए या दूसरे बहुत सारे एग्जाम थे तो लोग उसमें लगे रह गए, जिसके कारण क्या हुआ कि एमपीपीएससी की तैयारी के लिए कम टाइम बचा। तो अब क्या है, 50 दिन अभी से मोटा मोटी 50 दिन बचे हैं आपके पास, तो उन 50 दिनों में आपको कैसे कवर अप करना है वो सारी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बिग यूनिट की। बिग यूनिट में हमने 5 यूनिट रखी हैं। कितनी रखी हैं? 5 यूनिट हमने बिग यूनिट में रखी हैं, जिन्हें आपको कवर करना है। घबराना नहीं है, अभी जो मैं बता रहा हूं वो आपको सुनते जाना है। सारी चीजें जब हमारी अंतिम स्लाइड होंगी तो वहां पर आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो फर्स्ट यूनिट हमने रखा है किसमें? बिग यूनिट में। और स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, आप जब इसके चैप्टर में या इसके यूनिट में देखेंगे तो वास्तव में उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। कला संस्कृति के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना होगा और मध्य प्रदेश के राजवंश के बारे में चीजें पढ़ना होगा। तो इस लिहाज से ये यूनिट वास्तव में बिग है कंपेयर टू जो एमपीपीएससी में 10 यूनिट दी गई हैं, उनमें से ये यूनिट बड़ी है। ठीक है, तो बिग यूनिट के अंतर्गत हमने यूनिट फर्स्ट रखा है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य को रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में क्या है? भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास अपने आप में बड़ी चीज है। ठीक है, आपको एंशिएंट भी देखना है, मेडिएवल भी देखना है और मॉडर्न हिस्ट्री भी देखनी है। तो अपने आप में भारत का इतिहास एक बड़ा टॉपिक है। और आप कंपेयर करके देखिएगा, जो 10 यूनिट है उनमें से यूनिट फर्स्ट भी बड़ी है और यूनिट 2 भी बड़ी है, इसलिए हमने इसको किस में रखा है? बिग यूनिट में रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट 3 को भी हमने किस में रखा है? बिग यूनिट में। मध्य प्रदेश का भूगोल, ये भी अपने आप में बड़ा है। जब आप पढ़ेंगे और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि कंपेयर टू जो 10 यूनिट है उनमें ये यूनिट 3 बड़ी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में भी क्या है? भारत एवं विश्व के भूगोल के बारे में बातें की गई है। ठीक है, एक चीज तो आपको यह देखने को मिल गई कि भारत और विश्व का भूगोल जो है वो बिग यूनिट में रखा गया है और वास्तव में ये टॉपिक बिग है। ठीक है, अब इनका यूज कैसे करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। जब हम 50 डेज को डिवाइड करेंगे और इस यूनिट को कैसे पढ़ना है वो चीज जब हम समझाएंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी आपको केवल यह समझना है कि जो हमने 10 यूनिट्स को 3 भागों में बांटा है, बिग यूनिट, मीडियम यूनिट और स्मॉल यूनिट। तो इसमें हम अभी चर्चा किसकी कर रहे हैं? फर्स्ट की, जो है बिग यूनिट। तो बिग यूनिट में हमने 5 रखे हैं। लगभग 50% सिलेबस हमने किसमें कवर किया है? बिग यूनिट के अंतर्गत, और ये सारी चीजें बड़ी हैं। ठीक है, यूनिट 7 की बात करेंगे, इसमें विज्ञान और पर्यावरण। विज्ञान भी अपने आप में, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है। इनके अलावा कुछ अलग से टॉपिक वहां पर, जैसे खाद्य सुरक्षा से संबंधित, खाद्य संस्करण से संबंधित टॉपिक इस यूनिट पर दिए हुए हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको कि हमने जो यूनिट को 3 भागों में बांटा है, उसमें से जो पहला भाग था बिग यूनिट, उसमें हमने 5 यूनिट को रखा है। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मीडियम यूनिट की। ठीक है, मीडियम यूनिट में हमने केवल 3 यूनिट्स को रखा है। कितने यूनिट्स को रखा है? 3 यूनिट्स को। अब बिग यूनिट में कितना रखा था हमने? 5 को। और मीडियम में कितना रखा है हमने? 3 यूनिट्स को मीडियम में रखा है। अब देख लेते हैं कि मीडियम यूनिट्स में कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो यूनिट 6, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। अब हो सकता है कि जब आप भारत का संविधान का शासन केवल इतना पढ़ेंगे, हेडिंग शासन प्रणाली, तो आपको बड़ी लग सकती है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो पिछले साल पेपर हुआ है, इसने क्या किया है कि सिलेबस बांट रखा है एमपीपीएससी ने, और जो जो सिलेबस में उसने कीवर्ड्स यूज किए हैं उसी से क्वेश्चन आया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बता दूं, अधिनियम की बात करेंगे आप, तो बहुत सारे अधिनियम को, यदि भारत का संविधान और शासन प्रणाली केवल इतनी हेडिंग होती तो केवल आपको 2 अधिनियम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि हमारे सिलेबस में उल्लेखित किया गया है। 1935 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। तो आप समझ पा रहे हैं, सीधे उन्होंने आगे के जो
आगे के जो अधिनियम थे उन्हें उन्होंने खत्म कर दिया और क्या बोला कि आप केवल 2 अधिनियम पढ़िए, तो अपने आप सिलेबस छोटा हो गया। और आप जब देखेंगे और इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है इसमें बहुत कम बताया गया है, ठीक है, कंपेयर टू जो 5 यूनिट्स हमने पहले देखी हैं उनके कंपेयर में ये छोटी यूनिट है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, इसको मीडियम यूनिट के अंतर्गत रखा है। और अर्थव्यवस्था भी काफी कम मात्रा में है और आपको पता भी है कि अर्थव्यवस्था से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको हमने किस में रखा है, मीडियम यूनिट में, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 9 की। यूनिट 9 अपने आप में खतरनाक है लेकिन बड़ी नहीं है। उसमें भी उन्होंने क्या कर रखा है, उसमें भी उन्होंने कीवर्ड्स दे रखे हैं, जैसे सूचना, कई कीवर्ड्स दे रखे हैं जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित कई कीवर्ड्स रखे हैं। और कब पढ़ना क्या है, आपको केवल उन्हीं कीवर्ड्स को पढ़ना है और उन्हीं के बारे में तैयारी कर लेनी है, ठीक है। जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे वो बहुत अच्छा है और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए होंगे तो वो नोट्स बना भी सकते हैं। एक एक दो पेज में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो चीजें बताई गई हैं वो उसमें कवर हो जाएगा। तो यूनिट 9 हमने किस में रखा है, मीडियम यूनिट में। बस अभी आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना ध्यान से आपको सुनते जाना है कि आखिर मैंने ये यूनिट क्यों डिवाइड किए हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आने वाला है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 10 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और संविधिक संस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है। वैसे तो जब आप सीधा सीधा गिनेंगे तो उसमें 15 आयोग आपको नजर आएंगे, 15 संस्थाएं नजर आएंगे, लेकिन जब एसटी एससी को अलग से देख के आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 16 आयोग इसके अंतर्गत आपको नजर आएंगे। ये आपको याद रखना है। और ये भी यूनिट 10 भी, इसको भी हम मध्यम में रख सकते हैं क्योंकि आयोग के लिए भी इतिहास से आप यदि तुलना करेंगे तो बहुत छोटा सा पार्ट है आयोग का। समझ पा रहे हैं आप उस चीज को, इसलिए हमने क्या किया है, इसको मीडियम यूनिट के अंतर्गत इस चीज को रखा है हमने, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मॉल यूनिट की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, स्मॉल यूनिट की। स्मॉल यूनिट में हमने कितनी चीजें रखी है, तो स्मॉल यूनिट में हमने 2 यूनिट्स रखी हैं। कितनी यूनिट्स रखी हैं, केवल 2 यूनिट रखी हैं। कौन कौन सी, यूनिट 5 हमने स्मॉल में रखा है और यूनिट 8 हमने स्मॉल में रखा है, ठीक है। अब यूनिट 5 में ए जो है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, इसमें भी जब आप सिलेबस को देखेंगे तो इसमें कई कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और तैयारी किसको करना है, पिछले साल का जब आप पेपर देखेंगे तो क्वेश्चंस देखिए, उन्होंने कीवर्ड से जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसी से उन्होंने अपने क्वेश्चन बनाए हैं। तो इधर उधर ज्यादा भटकने की आपको जरूरत नहीं है, उन्हीं पे फोकस होइए, ठीक है। और उस आधार पर आप देखेंगे तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में उन्होंने बहुत कम चीजें दे रखी हैं जो आपको पढ़ना है। अब बात करेंगे राज्य की अर्थव्यवस्था की, ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था भी छोटी चीज दे रखी है, इसलिए हमने स्मॉल यूनिट में रखा है। अब आप इसको भारत के इतिहास से यदि तुलना करेंगे तो खुद समझ पाएंगे आप कि वास्तव में ये उसकी तुलना में बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए हमने किस में रखा है, इसको स्मॉल यूनिट में रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 8 की। किसकी बात करते हैं, यूनिट 8 की बात करते हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय एवं, अब हम बात करते हैं स्मॉल यूनिट की, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया कि बिग यूनिट में हमने 5 यूनिट्स को कवर अप किया था और स्मॉल यूनिट में हमने केवल 2 कवर अप किए हैं। अब बात करते हैं स्मॉल यूनिट में कौन कौन सी हमने 2 यूनिट कवर अप करी है, तो यूनिट 5 हमने कवर अप करी है और उसके बाद यूनिट 8 हमने कवर अप करी है। यूनिट 5 में राज्य की संवैधानिक शासन व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की गई है। वास्तव में जब आप सिलेबस देखेंगे और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जो चीजें आपको बताई गई हैं, जो जो कीवर्ड्स दिए गए हैं, जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो जो आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया है वो उन्हीं को आधार बनाकर, मतलब जो कीवर्ड्स दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस आए हैं। तो इधर उधर ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी पे फोकस होके और कंप्लीटली उसको सिलेबस को आपको
कवर अप करना है। और दूसरी बात यह है कि जब जैसे भारत का इतिहास एक लंबा सिलेबस है, उसको जब आप कवर अप करेंगे और उसकी तुलना करेंगे यूनिट 5 से, तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि हाँ यार, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में कम चीजें दी गई हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी कम चीजें दी गई हैं, और इसको हम स्मॉल यूनिट के अंतर्गत कवर अप कर सकते हैं, स्मॉल यूनिट के अंतर्गत इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस यूनिट 8 की। इसे भी हमने स्मॉल यूनिट के अंतर्गत रखा है कि अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। अब देखिए, समसामयिक घटनाओं की वैसे तो कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आपने साल भर कुछ ना कुछ नोट्स बनाए होंगे या नहीं भी बनाए होंगे, कोई आप यदि मैगजीन लेके उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, फिर भी मेरे हिसाब से ये जो यूनिट है इसको स्मॉल में रखा जा सकता है। ठीक है, आप यदि स्मॉल यूनिट के बराबर उसको टाइम देंगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट चीजें आप कवर अप कर पाएंगे। तो अभी तक की जो बातें थी, हमने क्या देखा, जो हमारा पहला टॉपिक था कि 10 यूनिट को कैसे डिवाइड किया जाए, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली कि पहले हम क्या करेंगे। बिग यूनिट में हमने 5 यूनिट्स को पढ़ा है, ठीक है, एक बार मैं रिवीजन करा दूं। मीडियम यूनिट में हमने 3 यूनिट्स को बताया है और स्मॉल यूनिट्स में हमने केवल 2 यूनिट्स को बताया है। ये चीज आप दिमाग में कंफर्म कर लीजिए, 5 3 2। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 50 दिनों को बांटने वाले हैं। ठीक है, 50 दिनों को बांटने वाले हैं, उसके बाद 50 दिनों को और 10 यूनिट्स को हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं। 50 दिनों को कैसे बांटा है पहले वो समझ लेंगे हम, 10 यूनिट को कैसे बांटा है वो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद 50 दिनों को और 10 यूनिट को हम एक साथ मर्ज कर देंगे, और जब मर्ज कर देंगे तो हमारे लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट ऐसा होगा कि 50 दिनों में हम पूरा सिलेबस कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, ये आपके लिए बड़ी सटीक और बड़ी अच्छी रणनीति प्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 50 दिनों के बंटवारे की। 50 दिनों को हमने कैसे बांटा है, 50 दिनों को हमने 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। और जब हम 10 यूनिट को बांटे थे तो 10 यूनिट को हमने कितने भागों में बांटा था, उसको हमने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, अब इन 50 दिनों को हमने 5 भागों में कैसे बांटा है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो फर्स्ट 15 डेज मतलब पहले 15 दिन हमको क्या क्या पढ़ना है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड 15 दिन क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहां तक कितने हो गए, 30 दिन हो गए। अभी अपने पास कितने दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं। 20 दिन को हमने कैसे बांटा है, फर्स्ट 7 डेज। ठीक है, फर्स्ट 7 डेज मतलब पहले 7 दिन, 30 दिन के बाद 7 दिन हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड 7 डेज, ठीक है, इस 7 दिनों में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बताएंगे। और लास्ट आपके पास बचते हैं 6 दिन, या तो आप इनको इंक्लूड 15 15 30 30 और 37 37 और 7 44 44 और 6 50। ठीक है, तो 2 चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यूनिट कितने भागों में बांटा है हमने, 3 यूनिट 3 भागों में बांटा है, बिग यूनिट, मीडियम यूनिट और स्मॉल यूनिट। ठीक है, उसके बाद डे हमने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। 15 डेज प्लस 15 डेज प्लस 7 डेज प्लस 7 डेज, और अंतिम में उसको हमने 6 डेज में डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई। हमने 2 पार्ट्स को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम आगे बढ़ के जो पहला 15 डेज है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि आप 1 अप्रैल से पढ़ना या 26, मैं क्या है कि मैं मोटा मोटा 50 दिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्वाभाविक बात है। ठीक है, 5 दिन 10 दिन यदि आपके पास ज्यादा हैं, लेकिन अंतिम दौर तक पहुंचते पहुंचते आपके पास 50 दिन ही बचेंगे, इसलिए क्यों ना हम 50 दिन की स्ट्रेटजी पर अच्छे तरह से काम करें। तो ये जो 50 दिन की स्ट्रेटजी है इसके बारे में जब हम बात करेंगे, 15 दिन के जो फर्स्ट 15 दिन है उनमें हमको क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पढ़ने से पहले और ये सुनने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इसके अंतर्गत रखने हैं और कैसे कवर अप करने हैं। तो इसके अंतर्गत आपको 4 सब्जेक्ट प्रतिदिन पढ़ने होंगे। ये जो 15 दिन है
क्योंकि मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा दूं कि मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूं जो जिन्होंने पहले से अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखा है, या हो सकता है कि 1-2 यूनिट वो उन्होंने ना पढ़ी हो तो वो भी आप कवर अप कर सकते हैं इसके अंतर्गत। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आप बिल्कुल नए नए हैं और आज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे और 50 दिन में MPPSC निकल जाने वाला है, तो इतना आसान तो नहीं है। ठीक है, इतना आसान तो नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत है, इसका कवर अप एरिया भी बड़ा है। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट आप प्रतिदिन कैसे पढ़ना है वो मैं बताता हूं। अब ये जो 15 दिन है इसमें आपको क्या करना है कि 2 यूनिट बिग यूनिट उठानी है, 2 यूनिट बिग रखनी है, 1 यूनिट मीडियम रखनी है और 1 यूनिट स्मॉल रखनी है। इन 15 दिनों में जो पहले 15 दिन होंगे, जब से आप तैयारी शुरू करेंगे, जब आपके 50 दिन बचे होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि 4 सब्जेक्टों में से आपको प्रतिदिन पढ़ने हैं 4 सब्जेक्ट, जिसमें से 2 यूनिट आपको बिग यूनिट उठानी है, 1 यूनिट मीडियम यूनिट उठानी है और 1 यूनिट आपको स्मॉल यूनिट उठानी है। यहां तक की बातें हो गई आपको कि फर्स्ट 15 डेज में आपको 4 सब्जेक्ट उठाने हैं, उसमें से 2 यूनिट बिग, 1 यूनिट मीडियम और 1 यूनिट स्मॉल रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको वो भी बता रहे हैं कि जो बिग यूनिट हमने आपको बताई थी प्रथम 15 फर्स्ट 15 डेज में आपको कैसे कवर अप करनी है और कौन सी यूनिट कौन से 15 दिन में खत्म करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे डे कैसे बचे हुए हैं, फर्स्ट 15 डेज, सेकेंड 15 डेज, फर्स्ट 7 डेज, सेकेंड 7 डेज और लास्ट 6 डेज। ठीक है, तो हम अभी चर्चा किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट 15 डेज की। इसमें बिग यूनिट में आपको 2 यूनिट उठानी है। कौन कौन सी यूनिट उठानी है, यूनिट फर्स्ट उठानी है और यूनिट 7 उठानी है। यूनिट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य। और जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो इतिहास के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश वाले पार्ट से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये यूनिट तैयार करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य रखना है बिग यूनिट में। उसके बाद यूनिट 7 में विज्ञान एवं पर्यावरण के बारे में चर्चा की गई है, तो उसे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बिग यूनिट में 4 यूनिट का मैंने आपको बोला, प्रथम 15 दिन में 4 यूनिट खत्म करने हैं आपको, जिसमें से 2 बिग यूनिट उठानी है, 1 यूनिट मीडियम की उठानी है और वो कौन सी है, यूनिट 10। यदि आप 16 आयोग हैं और आप खुद सोचिए कि हर आयोग को बराबर टाइम देना बिल्कुल उचित नहीं है। कुछ आयोगों को आप कम समय दे सकते हैं और कुछ आयोगों को आप अधिक समय दे सकते हैं, और मेरे हिसाब से 15 दिन आयोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और डे भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि मीडियम यूनिट के लिए कितना टाइम देना है, बिग यूनिट के लिए कितना टाइम देना है एक दिन में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप केवल इतना समझिए कि ये जो यूनिट 10 है ये राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और संविधिक संस्थाएं आपको प्रथम 15 दिन में ही खत्म करने हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन पहली बात तो सरल आते हैं, और यदि इनके क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं तो आप आउट ऑफ कंपटीशन होने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको क्या करना है कि इसको बड़े ध्यान से पहले 15 दिन में ही, और आप देखिए महत्वपूर्ण यूनिट्स ही आपको पहले 15 दिन में दिख रही होंगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि अंतिम यूनिट जो एक स्मॉल यूनिट है उसको आपको उठाना है। स्मॉल यूनिट यूनिट 5, जिसमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था, इसे भी आप बिना लोड के आराम से 15 दिन में पूरी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कितना पढ़ना है, मीडियम यूनिट के लिए कितना टाइम देना है, स्मॉल यूनिट के लिए कितना टाइम देना है और बिग यूनिट के लिए कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें हम अंतिम में कवर अप करने वाले हैं। तो अभी केवल आप ये समझिए कि प्रथम 15 दिन में आपको ऐसे कवर अप करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड 15 डेज की। पहले 15 दिन की बातें हो गई, अब हम बात करते हैं सेकेंड 15 डेज की कि इसमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ना है। तो पिछले 15 दिन की जब बात कर रहे थे उसमें भी 4 सब्जेक्ट पूरे करने थे, और ये जो सेकेंड 15 दिन की हम बात कर रहे हैं इसमें भी 4 सब्जेक्ट हमें पूरे करने हैं। ठीक है, अब 4 सब्जेक्टों में कैसे करना है, तो जैसे हमने पिछले 15 दिन में किए थे 4 सब्जेक्ट, ठीक वैसे ही इस 15 दिन में भी हमें वही सब्जेक्ट उठाने हैं। कैसे, 2 यूनिट बिग यूनिट उठानी है, 1 यूनिट मीडियम उठानी है और 1 यूनिट स्मॉल यूनिट उठानी है। चीजें समझ में आ रही हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि भाई बिग यूनिट के अंतर्गत
कौन कौन सी यूनिट हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले जो बिग यूनिट है वो आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 3 में मध्य प्रदेश का भूगोल, ये बिल्कुल छोटा पार्ट नहीं है, इसे बिग यूनिट कहा जा सकता है और हमने इसे बिग यूनिट में ही रखा है, तो इसे आपको पूरा करना है, नंबर 1। नंबर 2 भारत एवं विश्व का भूगोल, ये भी अपने आप में बड़ी चीज है और मैंने कोशिश करी है कि जो अंतिम के दिन रहेंगे उसमें आप 15 दिन रहेंगे, ठीक है, उसमें आप ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से भूगोल को आप अच्छे तरीके से कवर अप कर सकें। ठीक है, तो यहां चीजें आपको समझ में आ गई कि जो दूसरा सेकेंड 15 डेज है उसमें जो आपको बिग यूनिट उठानी है वो 2 बिग यूनिट उठानी है। पहला यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल और यूनिट 4 भारत एवं विश्व का भूगोल उसके अंतर्गत रखना है। उसके बाद क्या रखना है, एक यूनिट मीडियम की रखनी है। ठीक है, यूनिट मीडियम के अंतर्गत, मीडियम का मतलब मैंने आपको समझाया है कि ये बिग यूनिट से छोटी हैं और स्मॉल यूनिट से बड़ी हैं। तो मीडियम यूनिट के अंतर्गत कौन सी रखनी है, यूनिट 6 भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, जो कि यूनिट 6 में दिया गया है। ये इतना बड़ा और इतना लोड वाला चीज नहीं है, आप उसको आराम से कवर अप कर सकते हैं। तो एक यूनिट मीडियम में हमने यूनिट 6 को रखा है। अब बात कर लेते हैं एक यूनिट स्मॉल की रखना है, जिसमें कौन सा रखना है, आपको यूनिट 8 रखना है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। तो आराम से आप यदि एक घंटे भी यूनिट 8 को देंगे 15 दिन, तो मोर देन सफिशिएंट है कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो यहां तक की चीजें सारी क्लियर हैं आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि 10 यूनिट्स को 3 भागों में बांटा। किसमें किसमें बांटा, बिग यूनिट में बांटा, मीडियम यूनिट में बांटा और स्मॉल यूनिट में बांटा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने दिनों को बांटा। दिनों को कैसे बांटा, फर्स्ट 15 डेज, सेकेंड 15 डेज, फर्स्ट 7 डेज, सेकेंड 7 डेज और बचे हुए लास्ट के 6 डेज। ठीक है, इस तरह से हमने डेज को बांट दिया। और हमने अभी क्या किया, प्रथम 15 दिन में कैसे पढ़ना है, तो 2 यूनिट आपको बिग रखनी है, 1 यूनिट मीडियम रखनी है और 1 यूनिट स्मॉल रखनी है। फिर सेकेंड 15 डेज का जो सेशन है उसमें क्या करना है, उसमें भी 2 यूनिट बिग रखनी है, 1 यूनिट मीडियम रखनी है और 1 यूनिट स्मॉल रखनी है। यहां तक की कहानी, यहां तक की पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट 7 डेज की। ठीक है, अभी तक 30 दिन हमारे हो चुके हैं, अब हमारे पास कितने बचे हैं, केवल 7 डेज बचे हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक बिग यूनिट जो बची हुई है उसको कवर अप करना है और एक मीडियम यूनिट बची हुई है जो उसको कवर अप करना है। अब देखिए यहां से 7 डेज यदि हम आपको दे रहे हैं तो एक स्मॉल यूनिट भी खत्म कर रहे हैं, नंबर 1, और बिग यूनिट में एक बिग यूनिट रहेगी और एक मीडियम यूनिट रहेगी। तो बिग यूनिट के अंतर्गत यूनिट 2 को रखा गया है। किसको रखा गया है, बिग यूनिट के अंतर्गत यूनिट 2 को रखा गया है, जिसमें आपको कवर अप करना है भारत का इतिहास। और ये अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपको इसमें एंशिएंट भी खत्म करनी है, मेडिएवल भी खत्म करनी है और मॉडर्न भी खत्म करनी है। ठीक है, भारत के इतिहास में, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है यूनिट है, इसलिए आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि फर्स्ट 7 डेज जो रखे हैं, और मेरे हिसाब से इतना टाइम ही देना उचित है भारत के इतिहास में। पहली बात तो यह है कि यदि आपने नॉर्मल चीजें पढ़ रखी हैं तो क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना कम होगी। और भारत के इतिहास में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि नहीं बनने वाले होंगे तो आप यदि 2 महीने भी भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके सही नहीं होंगे, उनमें आपको तुक्का ही मार के आना होगा। तो ऐसी जगह हम क्यों टाइम अपना ज्यादा स्पेंड करें। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाते हुए और 7 दिन में जितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा आपके पास अब बचे नहीं है टाइम, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आपके पास 50 दिन ही बचे हैं, जो 21 मई को पेपर होने वाला है उसके लिए 50 दिन ही बचे हैं, और उसके लिए आपको ये याद रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट 7 डेज की अंतर्गत हमने क्या किया है, यूनिट 9 जो मीडियम यूनिट है उसको शामिल किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित बातें भी आप कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, 7 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट 7 डेज तक आपने अच्छी खासी यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड 7 डेज की। ठीक है, ये जो सेकेंड अभी तक का क्या हुआ, हमने अपना सिलेबस
हमने अपना सिलेबस 37 दिन हो गए हैं अभी तक, 37 दिन में हमने एक बार सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार अपने आपको रिपीट कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि ये चीजें उनके लिए है जिन्होंने एक बार अपना सिलेबस पूरा कर रखा है, और जो कर सकते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, यदि इसी को आधार बना के आप चीजें पढ़ सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड 7 डेज की बात कर लें। तो इसमें से आपको क्या करना है, सेकेंड 7 डेज में कि रिवीजन प्रथम 15 दिन वाली यूनिट जो आपने पढ़ी है, ठीक है, प्रथम 15 दिन वाली यूनिट जो आपने पढ़ी है उसके बारे में आपको रिवीजन करना है। और जब आपने पहले भी पढ़ रखा है और अभी भी एक बार पढ़ लेंगे ना, तो रिवीजन करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वो करना है। अब ये 7 डेज थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस और रिवीजन जो आपने द्वितीय 15 दिन में पढ़ रखा है उस यूनिट को आपको पूरा करना है। तो ये 7 दिन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, क्योंकि आपको वीकनेस भी पता चल जाएगी कि कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन से सब्जेक्ट में कम ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो इन 7 दिनों में आपको क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या करना है हमें कि लास्ट 6 डेज में क्या करना है। ये लास्ट 6 डेज ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है कि जो 2 दिन बचे हैं, तो फर्स्ट 7 डेज में जो हमने पढ़ा था, क्योंकि हमारा जो सेकेंड 7 डेज था उसमें हमने रिवीजन वाला पार्ट दे दिया था, लेकिन जो हमारा फर्स्ट 7 डेज है उसका रिवीजन अभी हमने नहीं किया था। तो आपको जो सब्जेक्ट फर्स्ट 7 डे में पढ़ा था उसको आप 2 दिन में आराम से करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, आराम से 2 दिन में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब 50 दिन के अलावा अधिक दिन का ऑप्शन आपके पास बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये 7 दिन जो आपको पढ़ने हैं, तो केवल 2 दिन में आपको जो फर्स्ट 7 डेज में आपने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेना है, और अंतिम जो 4 दिन है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये आप तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं इसी सिलेबस के हिसाब से यदि आप पढ़ेंगे। ये जो अंतिम 4 दिन है, ये अंतिम 4 दिन पूरी तरह से फ्री हैंड रखिए अपने आप को कि हमें कहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ कम टाइम देना है। उस हिसाब से इस 4 दिन की स्ट्रेटजी को भी मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं बताता कुछ स्ट्रेटजी तो हर आदमी के लिए, किसी के लिए हिस्ट्री अच्छी है तो किसी के लिए ज्योग्राफी टफ पढ़ रही है, किसी के लिए यदि ज्योग्राफी सरल हो रही है तो हिस्ट्री टफ पढ़ रही है, किसी के लिए हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट 10 वाला पार्ट है वो टफ हो सकता है। तो यहाँ पर इजी और जो टफ वाला पार्ट है वो सबके लिए अलग अलग है। इसलिए ये जो 4 दिन है ये मैंने क्या छोड़ रखे हैं कि कंप्लीटली आपके ऊपर कि इसको कैसे मैनेज करना है, लेकिन हाँ रिवीजन इन 4 दिनों में ही करना है। और यहां तक जब हम पहुंचते हैं तो आपके 50 दिन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, और आप आराम से एग्जाम के दिन जाके और एमपीपीएससी का पेपर दीजिए और आराम से सक्सेस हो जाइए। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। आपके 2 पार्ट, जब मेरी जो पहली स्लाइड थी उसमें मैंने आपको 3 भागों में बताया था 10 यूनिट को कैसे बांटना है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि 3 भागों में, बिग यूनिट, मीडियम यूनिट और स्मॉल यूनिट में बांटना है। उसके बाद मैंने डेज 50 डेजों को 5 भागों में बांटा है, 15, 15, 7, 7 और 6। ठीक है, इनको सबको मैंने मर्ज करके आपको बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे कवर अप करना है, वो सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण वाले हिस्से में, बहुत छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पर डे को कैसे बांटें, प्रत्येक दिन को कैसे बांटें, इस चीज को कैसे कवर अप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब आपके पास 50 दिन ही बचे हुए हैं, और जब 50 दिन में आपको सारा सिलेबस कवर अप करना है तो मिनिमम 10 घंटे आपको पढ़ना है। मिनिमम आपको 10 घंटे कम से कम पढ़ना होगा। कभी चलिए 9 घंटे होंगे तो कभी 11 घंटे भी होंगे, लेकिन जो पर डे का एवरेज निकलेगा वो कम से कम 10 घंटे का एवरेज आपका निकलना चाहिए। ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए। अब हमने कैसे बांटा है, तो 2 घंटे हमने रिवीजन के रखे हैं इन 10 घंटों में। ठीक है,
2 घंटे हमने किसमें, और उसके अलावा ये जो 10 घंटे हैं ये पढ़ाई में देने हैं। टेस्ट सीरीज यदि आपने ज्वाइन कर रखी है या कहीं टेस्ट दे रहे हैं, अब टेस्ट पर डे तो होंगे नहीं, तो दूसरे तीसरे दिन होंगे, तो ये 10 घंटे आपको मैनेज करने होंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, उस टेस्ट देने के अलावा। और वास्तव में ये 10 घंटे 50 दिन देना एक लाजमी बात है यदि आप एमपीपीएससी की सीरियस तरीके से यदि तैयारी कर रहे हैं और आपके पास 50 दिन बचे हैं, तो एक दिन में कम से कम 10 घंटे तो आपको देना पड़ेगा। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट तो रोज होने नहीं है, तो जिस दिन टेस्ट होने हैं उस दिन आप क्या करिए कि 9 घंटे पढ़िए, लेकिन टेस्ट के एक दिन पहले आप क्या करिए 11 घंटे या 12 घंटे पढ़ के उस सिलेबस को कवर अप करिए, ठीक है। यदि इतनी कड़ाई के साथ आप इतने डिसिप्लिन तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और ये जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है ये हम सक्सेसफुल आदमियों से डिस्कस करके, जो सक्सेस हुए हैं एग्जाम में, उन्हीं से हमने डिस्कस करके ये सारी चीजें हमने आपको दी हैं, ठीक है। तो 2 घंटे आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब क्या है कि जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि लूसेंट पढ़ना है या कुछ विशेष चीजें पढ़नी है, या हो सकता है कि जो आपने पीछे पढ़ा है, जैसे 15 दिन आपने पढ़े, तो जो दूसरे 15 दिन शुरू हो रहे हैं उसमें हो सकता है आप थोड़ा थोड़ा सा वो सब्जेक्ट जो आपको ज्यादा टफ लग रहा है, पीछे 15 दिनों में जो आपने पढ़ा है, जो चीजें आपको टफ लग रही हैं, या पूरे सिलेबस को ही आप 15 दिन में फिर से 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। यदि ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। उसके बाद क्या करना है कि आपको 2.5 घंटे में, इन 2 घंटों के अलावा 2.5 घंटे में क्या करना है कि बिग यूनिट कवर अप करनी है। जो बिग यूनिट मैंने आपको बताई हैं, जैसे 15-15 दिन में आपको 2 बिग यूनिट कवर अप करनी है, तो उनको यदि आप 2.5 घंटे 15 दिन पढ़ते हैं तो उतना मोर देन सफिशिएंट है यदि आपने पहले से उसको पढ़ रखा है, ठीक है। यदि आपने उसको पहले से पढ़ रखा है तो ये 5 घंटे, 2.5 घंटे आपको बिग यूनिट के लिए देना है, 1.5 घंटे आपको मीडियम यूनिट के लिए देना है, और स्मॉल यूनिट दोनों को मिला के 1.5 घंटे देना है, तो ये आपके 3 घंटे हो जाएंगे। तो इस हिसाब से 5 घंटे, 3 घंटे और ये 2 घंटे, टोटल कितने हो जाएंगे 10 घंटे एवरेज। इतना आपको पढ़ना तो एक बनता है कि इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपको किस तरीके से सिलेबस, और इस हिसाब से यदि आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, यही उम्मीद करते हैं। और इसी के हिसाब को, इसी को आधार बना के हमने ये स्ट्रेटजी आपके सामने प्रस्तुत करी है, ठीक है। तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई, किस तरह से पर डे को बांटना है, किस तरह को 50 दिन को, और किस तरह से 10 यूनिट को बांट के पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है कि आगे की यदि जरूरत पड़ी आपको तो हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, और हो सकता है कि एक इसी तरह का वीडियो हम बनाएं कि कौन कौन से संभावित क्वेश्चन हैं, उसको आधार बनाकर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। और अभी कुछ दिनों में हम यूनिट 10 से रिलेटेड बहुत सारी कम घंटों में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें आपको उपलब्ध करा सकें हर यूनिट से, कि 50 दिन में सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। उसके लिए हमारी टीम इस पर काम कर रही है और बहुत जल्द बहुत अच्छे वीडियो हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।